अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। कहानी पार्ट 2 तो शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन मैं खुद पार्ट 1 के सहर से नहीं निकल सका। एक शख्स अपने जिस्म को पीछे पड़ा हुआ देख रहा है, उसका वजूद नीचे पड़ा है ज़मीन पे ज़ख्मी हालत में, और वो अपने कज़न को छूने की कोशिश कर रहा है तो उसका हाथ उसको छूने की बजाय आर पार हो जाता है। तब उसको एहसास होता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, वजूद के बग़ैर हूँ, मैं तो इसको छू तक नहीं पा रहा, ये हो क्या रहा है। और पीछे मुड़ के देखने पे वजूद को खुद से आप देख पा रहे हैं। इससे भयानक मंजर नहीं हो सकता, इससे खौफनाक मंजर नहीं हो सकता। और एक झटका सा लगा और उनको लगा कि मैं एक नींद से बेदार हुआ हूँ, और ऐसी बेदारी हुई है कि अपने आप को अपने वजूद के अंदर पाया। बस एक झटका सा था और वो जो रूह थी, उनकी आत्मा थी, वजूद के अंदर दाखिल कर दी गई। एक झटका सा लगा और कहा, आँख खुल गई। तो मंजर तो वही था, वही रोड, बाइक गिरा पड़ा है, वही रोड जिस पे कज़न करह रहा है, वही रोड जिस पे मोबाइल वो सामने पड़ा है, वही रोड जहां अपने आप को देखा शर्ट फट गई है, पैंट फट गई है, सिर्फ एक अंडरवेयर में बैठे हैं, और इर्द गिर्द मंजर, रात की तारीकी और दिमाग खौफ से भरा हुआ। पार्ट 2 जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, इनका नाम है इबरार भाई। लव यू इबरार भाई। इंडिया से ताल्लुक़ है, सऊदीया दमाम में इस वक्त जॉब कर रहे हैं, और स्टेट है इनकी कर्नाटक, और सिटी है इनका चिकमंगलूर। चक बोलते हैं या चिक बोलते हैं, जिन्होंने चिक बोला मैंने इसलिए भी लफ्ज़ चिक कहा, शायद चक ना हो, चकमंगलूर या चिकमंगलूर। वहीं से कहानी को शुरू करता हूँ जहाँ पे कल ख़त्म किया था। उनकी आवाज़ भी आपने सुनी। अस्पताल पहुँच चुके हैं। वो कह रहे हैं, मैं बैठा हूँ, नंगी हालत में बैठा हूँ कि सिर्फ एक कच्छा सा पहन रखा है। लोग आ जा रहे हैं अपने प्यारों के लिए, कोई भागता फिर रहा है, कोई मेरी तरफ देख तक नहीं रहा, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब गहमा गहमी में होते हैं, जहाँ सब अपने अपनों को बचाने के लिए दौड़ लगा रहे होते हैं। मैंने फ़ोन पे तो बता दिया था अपने मामू के बेटे के कि अम्मी को बता दो, घर वालों को बता दो, इतला कर दो, हादसा हो चुका है, वो पहुँच जाएँ। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाला मेरी तरफ आया और मुझे बुरा भला कहा कि तुम लोग जवानी के दोष में इस तरह तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, कोई ध्यान नहीं रखता, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। काफ़ी इस तरह सुनाया और मैं सुनता रहा। मैं अभी तक शॉक में था, अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हुआ था, अभी तक मैं सदमे की हालत में से था, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। वो कुछ लम्हे पहले गुजरे हुए मंजर भी मेरी आंखों में थे। मेरा वजूद नीचे पड़ा था, मेरे वजूद को दूर से मैंने देखा, सामने 2 लड़के खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो भी शायद मेरी तरह अपने वजूद से अलग हो चुके थे। आत्माएं थीं वो जो सामने खड़ी हुई थी, वजूद उनके भी नहीं थे। मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि हम तो वजूद को छोड़ चुके, पक्के जाने लगे हैं उस तरफ जहां सब ने जाना है। पीछे देखो, और मैंने पीछे देखा, मेरा वजूद वहीं पे था। वो मुझे सब याद आ रहे थे। तो पुलिस वाला जब मुझे डांट रहा था, तो कभी वो मंजर दिमाग में होता और कभी उसकी डांट वापस आ जाता। मैं सोचते सोचते उसकी डांट को सुनना शुरू कर देता। तभी मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया। मेरा एक बयान लिया पुलिस वाले ने, जो उस वक्त उस कंडीशन में मैं बयान दे सकता था। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, और बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया। एक इंजेक्शन नर्स ने मुझे लगा दिया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो दोनों, एक मेरा भाई जो मेरा चचाजाद था, वो भी कोमा में चला गया था, और जिस लड़के से हम टकराए थे वो भी कोमा में चला गया था। क्योंकि मैंने आखिरी अल्फाज जो सुने थे पुलिस वाले से, वो यही कह रहे थे, बेंगलोर जो करीब बनता है बड़ा शहर, इनको बेंगलोर फौरी तौर पे डॉक्टर कह रहे थे इनको रवाना किया जाए, वरना इन दोनों की ज़िंदगी ख़तरे में है, इनकी जान जा सकती है। सो मेरे चचाजाद को और उस लड़के को जिसके साथ हमारा हादसा हुआ था, उन दोनों को एम्बुलेंस के ज़रिए बेंगलोर रवाना कर दिया गया। मैं जब
अस्पताल के बिस्तर पर उन फटे कपड़ों के साथ लेटा था, तो नर्स जब मुझे इंजेक्शन लगा रही थी तो एक तकलीफ़ का एहसास तक नहीं था। वो जो चुभन सी होती है उस सुई की इंजेक्शन लगते हुए ज़िंदगी में महसूस होती है, वो महसूस तक नहीं हुई। खलाओं में घूर रहा था, दिमाग में बहुत सारी सोचें थी, ये हुआ क्या है। मैं सोचता रहा, वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। वो मोटरसाइकिल की आवाज़, उसका वो चलता हुआ पहिया, वो घूमता हुआ पहिया, वो उसका स्टार्ट इंजन, और उसका वजूद जो कांप रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, ऊपर होता गिर जाता, ऊपर होता गिर जाता। मैंने भी वीडियोस में और ज़िंदगी में इस तरह के हादसे, रोड पे हुए हादसे देखे थे जहाँ पे इंसान आखिरी सांसें लेता है तो इस अंदाज में इंसान का वजूद झटके ले रहा होता है। जब वो मरने के करीब होता है तो क्या वो मर जाएगा, क्या वो जिंदा रहेगा? वो तो कोमा में चला गया है, वो बच पाएगा? तभी मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी। डॉक्टर पूछ रहा था नर्स से, अभी तक इसको नींद नहीं आई? तो डॉक्टर की आवाज़ के बाद वो नर्स बोली कि जी इसको नींद का इंजेक्शन तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये सोया नहीं, अभी तक जाग रहा है, मैं इसको एक दूसरा इंजेक्शन लगा देती हूँ। तभी उन्होंने क्या किया, मुझे इंजेक्शन लगा के काफ़ी देर पहले वो जा चुके थे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक ड्रिप लगा दी और ड्रिप के अंदर दोबारा से एक और नशे का इंजेक्शन लगा दिया गया। जो पहले नशे का इंजेक्शन मुझे लगाया गया था, यकीनन उसने काम नहीं किया था। तभी दूसरा इंजेक्शन मुझे लगा दिया गया कि इसको नींद आ जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। किस दुनिया में चला गया, कौन सी नींद में चला गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो एक नींद से बेदार हुआ था, लेकिन कुछ पता नहीं था, मैं फिर से बेहोश हो गया। और सुबह 9 बजे के करीब मेरी आंख खुली, मैं होश में आया। तब मेरे वालिदैन मेरे पास मौजूद थे, और तब मैंने अपने जिस्म पे लिबास देखा तो वो अस्पताल के अंदर जो लिबास पहनाया जाता है वो लिबास मेरे जिस्म पर मौजूद था। आखिरी लम्हे जब मैंने आंखें बंद की थी उस नशे वाले इंजेक्शन के ज़रिए, तो उस वक्त उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में था जो रोड के हादसे में फट गए थे, लेकिन अब मेरे वजूद पे कपड़े थे, अस्पताल के कपड़े। मैंने अपने वालिदैन को देखा। मेरे वालिदैन शायद रात ही पहुंच गए थे उस लम्हे जब मैं सो चुका था, बेहोश हो गया था। मेरा चचा जिसका बेटे का हादसे में कोमा में चला गया था वो भी पहुंच गए थे, और वो लड़का जो मोटरसाइकिल पे सवार था जिसके साथ हम टकराए थे, जो कोमा में चला गया था, जिसको बेंगलोर रवाना कर दिया गया था, उसके वालिदैन भी पहुँच दिए गए। जब मैं होश में आया तो मुझे लगा कि मैंने देखा उस वक्त मेरे पैरों पे शदीद खराशें हैं, मेरे हाथों पे भी रगड़ लगी हुई है। जब हम गिरे थे तो किस तरह रोड पे घिसटते हुए गए थे हमें कुछ याद नहीं, लेकिन अब हाथों पे, चेहरे पे, पाँव पे उन बेइंतहा खराशों को देखा तो अंदाज़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा मुझे भी चोटें लगी हैं। और तभी मैंने अपने घर वालों को परेशानी की हालत में देख लिया, अपने आप को देख लिया, और मैंने अपने उल्टे बाजू को जब उठाने की कोशिश की तो पता लगा मैं अपने उल्टे बाजू को उठा तक नहीं पा रहा। मैंने हिलाने की कोशिश की और देखा मैं इसको हिला नहीं पा रहा हूं। वो टूट चुका था, क्रैक हो गया था। उसके शिद्दत के साथ मुझे दर्द होना चाहिए था, तकलीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा लेफ्ट बाजू टूटा हुआ था, लेकिन मैं अभी तक उस सदमे से क्योंकि बाहर नहीं आया था तो दिमाग को अभी तक वो पेन, वो दर्द का एहसास शुरू नहीं हुआ था। मैंने बताया वालिदैन को कि मैं इसको काम नहीं मैं ला रहा हूँ, मैं इसको हिला नहीं पा रहा हूँ बाजू को। डॉक्टर को, नर्स को बुलाया गया, उन्होंने आके चेक किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, बाजू टूट चुका है। उस दिन अस्पताल के अंदर जो भी ट्रीटमेंट हो सकती थी मुझे ट्रीटमेंट दी गई, और शाम के टाइम मुझे घर के लिए, क्योंकि एक बाजू टूटा था, उसके लिए जो ट्रीटमेंट था उन्होंने दे दिया और बाकी मेडिसिन वगैरह दे दी गई थी, मुझे घर रवाना कर दिया गया। और मैं जब घर पहुंचा तो शाम को वो जो थानेदार पुलिस वाले ने मेरा बयान रिकॉर्ड किया था वो भी घर आ गया। उसने आके मेरी खैर खैरियत पूछी, हाँ आप कैसे हो, तबीयत कैसी है, नॉर्मल सी बातें की। और उसके बाद दूसरे कमरे में जब वो मेरे वालिदैन से बातें कर रहा था तो मैं उन बातों को सुन पा रहा था। वो कह रहा था केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लड़का इनके मोटरसाइकिल से टकराया है उसकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाक हैं, और वो एक अमीर ज़ादा था, अमीर माँ बाप की औलाद
तकरीबन उसकी उम्र 23 साल थी। वो इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुका था, अभी नौकरी पे ही ज्वाइन करने वाला था। वो एक पार्टी अटेंड करके आ रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था और एक अभी फ़ौरन उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। इस वजह से वो एक पार्टी थी जहां वो जश्न मनाने के लिए गया था। वहां पे उसने बेइंतहा शराब पी थी। वो हिंदू फैमिली से था और उसने बेइंतहा शराब पी थी। वो सही फ़न करता रहा था, इसलिए रात को इतनी लेट नाइट वो वहाँ से शराब के नशे में धुत अपनी मोटरसाइकिल चलाता हुआ उस रास्ते पर आ रहा था। मैंने अपने बयान में वो सब कुछ पुलिस वाले को सच सच बता दिया था कि कैसे हम सिगरेट की तलाश में निकले थे, कैसे पहले हम घर से, मैंने पूरा तफसील से बता दिया था कि हम घर से उतरे और साथ वाली दुकान पे गए, वहाँ में नहीं मिली तो फिर हमने फ़ैसला किया कि शहर वाले जो हैं अड्डा वहाँ खुला होता है, वहाँ उसकी तरफ जा रहे थे। सब कुछ तफसील से बता दिया था। और उसने बताया, पुलिस वाले ने, जो मैं बातें सुन रहा था, कि जिस लड़के को इन्होंने मारा है वो बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से है। अगर उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो गया तो इन लड़कों के नाम पे मोटरसाइकिल भी नहीं है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ा केस बन जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते ये कितने बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और उसी ने ही बताया कि वो जो कज़न था मेरा चचाजाद, वो भी कोमा में इसलिए चला गया था, उसके सर पर चोट लगी थी और सर पे इतनी ज़्यादा जो चोट लगी थी उसकी वजह से ही वो कोमा में चला गया था। उसका घुटना तो मुझे भी याद था कि उसका घुटना इस तरह फट गया था कि गोश्त अलग नहीं हुआ था जिस्म से, लेकिन कटने के बाद ऐसे लटक सा गया था लेफ़्ट राइट। उस पूरे टुकड़ों को उठा के मैंने वापस अपनी जगह पे रखा था, हाथ रखा था ऊपर, वो तो मुझे याद था, लेकिन सर की चोट की वजह से वो कोमा में चला गया। मैं बहुत परेशान था। मुझे एक फ़िक्र थी, अस्पताल का भी मुझे मंज़र याद था। मुझे बस इतना याद था, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। अस्पताल में भी बैठे हुए मुझे फ़िक्र थी अपने भाई की भी, अस्पताल में भी बैठे हुए उस लड़के की भी फ़िक्र थी, उस लड़के का क्या हाल है। मैं अपने भाई की भी फ़िक्र कर रहा था, उस लड़के भी कर रहा था, अपनी फ़िक्र नहीं कर रहा था। लेकिन अब पुलिस वाले की बातें सुन के अंदाज़ा हो रहा था बहुत खौफनाक हो चुका है उस लड़के के साथ। वो बहुत अमीर ज़्यादा है और गलती हमारी थी क्योंकि वो अपनी ही लाइन में आ रहा था। हम लेफ़्ट साइड पे होने चाहिए थे, हम राइट पे आ गए थे। और हम भी इसलिए आए थे कि वो रोड बन रहा था, तो मेरे कज़न ने गलती इसलिए शायद की थी कि वो रोड बन रहा था कि यहाँ पे कोई खड्डा ना हो, गड्ढा ना खोदा हुआ हो, रोड की खुदाई हुई थी, इस वजह से हम इधर आ गए थे। तो इसलिए गलती हमारी भी नहीं बनती थी। अगर रोड बिल्कुल नॉर्मल होता फिर हम गलती पे होते। तो रोड की खुदाई की वजह से हम भी इधर हो गए, कज़न इधर हो गया। लेकिन उसका खुमियाजा ये था कि 2 नौजवान कोमा में चले गए थे। 12 दिन बाद आफू मेरा कज़न होश में आ गया। उसको दिमाग पे चोट तो लगी थी लेकिन इतनी गहरी नहीं थी। खुदा ने रहम किया, वो होश में आ गया। लेकिन वो जो अमीर ज़्यादा था 6-7 महीने होश में नहीं आ सका। डॉक्टर ये कहते थे कि उसका वजूद के अंदर एक सांस तो है, दिमाग मर चुका है। एक अजीब सी उसकी हालत थी। 6-6.5 महीने बाद वो कहते हैं कि जब वो होश में आया तो उसने अपनी आंखें तो खोल दी, उसको जिंदगी तो मिल गई, लेकिन वो भूल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था। और उसके दिमाग में कोई भी पिछली याद नहीं थी जिसकी वजह से वो हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वो 6-7 महीने कोमा में रहा था। उसकी याददाश्त चली गई थी, उसको पिछला कुछ भी याद नहीं था। हाँ, अब वो बोलता था, उसका दिमाग नॉर्मल था, वो इंसान जिस तरह नॉर्मल हो जाता है नॉर्मल था, सिवाय इसके पिछला सब कुछ ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उनने कहानी में मुझे नहीं बताया कि पुलिस ने केस बनाया नहीं बनाया, कितनी सज़ा हुई, क्या हुआ, उन्होंने भी नहीं कहा। तो मैं भी इसको यहाँ पे स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो कहानी जहाँ से मैंने शुरू की थी कि वो अपने दोस्त अकरम को लेके अपने घर के नीचे से होते हुए उस पानी के ऊपर से क्रॉस करते हुए वो जो 15-16 फुट की झाड़ियाँ थीं, और उन झाड़ियों के बाद एक 15-16 फुट की ऊंचाई थी, ऊपर चढ़ते थे तो एक मैदान सा आता था, आगे हरियाली थी, उससे पहले एक कब्र थी और
एक दरख्त था, उसके बगल में कब्र थी और कब्र के आगे ये दोनों जाके बैठे थे और 2016 में उसको ये अपनी कहानी सुनाने के लिए ऊपर लेके गया था। इब्रार और उसका दोस्त अकरम के यार ऊपर चल के सिगरेट पीते हैं और आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। इब्रार कहता है जब हम वहाँ से गुजर रहे थे, जिस जगह पे वो घर के नीचे वो पुल सा था, वो पानी बहता था और पानी के साथ वो जो झाड़ियाँ थीं, जब हमने झाड़ियाँ क्रॉस की थी तो मैंने वहाँ पे 3 सांपों को देखा था। 2 सांप आपस में लिपटे हुए थे, जैसे मोहब्बत कर रहे होते हैं सांप, 2 आपस में लिपट जाते हैं। 2 काले स्याह सांप आपस में लिपटे हुए थे और जैसे ही हम उनके करीब पहुंचे, उन्होंने हमें देखा तो वो जो लिपटे हुए थे उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। एक लेफ्ट पे चला गया, एक राइट पे चला गया, लेकिन वहाँ साथ ही एक तीसरा सांप भी सामने बैठा था कुंडली फैलाए, वो भी पीछे मुड़ गया। हमें रास्ता सा मिल गया, हमने गुजरना था, जानदार थे वहाँ फिर रहे थे, हमने उनको मारना इसलिए नहीं था, हमारा मकसद तो वहाँ से सिर्फ गुजरना था। सो वहाँ से हम गुजर गए, वहाँ पे बैठे, सिगरेट सुलझाई और मैंने उसको अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। और जब कहानी का एंड हुआ उसको सुनाते हुए, मेरा दोस्त बीच बीच में से बोलता रहा, मैं मगन होकर कश लगाता, मंजर को याद करता, उसको कहानी सुनाता, कश लगाता, वो भी कश लगाता रहा, मेरी कहानी को सुनता रहा और बीच बीच में बोलता रहा, ओ माई गॉड, ओ फिर क्या हुआ, होए होए होए, जो भी एक तासुरात देता रहा कि यहाँ तक क्या कहानी का आखिरी मंजर मैंने जब उसको बताया कि आखिर वो भी होश में आ गया, लेकिन वो अपनी यादाश्त खो चुका था। तो मेरी कहानी में वो इतना गर्क था, जैसे पूरे मंजर को वो सुन रहा, उसका मुंह नीचे था और बोला, अबरार यार ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत ही बुरा हुआ। और ये कहते कहते उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ की। मैं जिस जगह पे मैं बैठा था वो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा था और मैं उसकी राइट साइड पे बनता था। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई ये कहते हुए कि यार इब्रार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। और साथ ही अबरार, इस अंदाज में उसने मेरा नाम पुकारा कि मुझे भी झटका लगा कि क्या हुआ है। उसकी आंखें खौफ से फट गई थीं, उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थीं जैसे वो दहशत ज़दा हो गया, उसका मुंह खुल गया था, वो शदीद खौफ के से आलम में हो गया था। और मैंने उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है? पीछे पीछे अबरार, पीछे, तेरे पीछे। उससे बोला नहीं जा रहा था, वो हकला के बोल रहा था कि अबरार तेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे। और मैं एकदम मुड़ा तो वही कैफियत दहशत की जो उस वक्त उसकी थी वो मेरे ऊपर सवार हो गई, पीछे मुड़ते ही उस मंजर को देख के। मेरे पीछे एक सांप बैठा था और वो उसी तरह कुंडली फैला के बैठा था जिस तरह मैंने रास्ते में देखा था, लेकिन इस सांप का और मेरा फासला 3 फुट का था। ये मुझसे 3 फुट की दूरी पे था। वो कहते हैं कि जब इंसान ज़मीन पे, हम ज़मीन पे दोनों दोस्त बैठे थे चौकड़ी मार के, जब आप ज़मीन पे बैठे होते हैं तो बैठे हुए जो आपका कद बनता है 3.5 फुट बनेगा, 4 फुट बनेगा या 3 फुट बनेगा, इतना ही बैठे हुए। खड़े हुए आपका कद होता है ना 5 फुट 8 इंच 7 इंच, बैठे हुए जो कद होता है 3.5 फुट होगा। तो मैं ज़मीन पे बैठा था तो मेरा कद 3 से 3.5 फुट था, लेकिन सांप जो मुझसे 3 फुट की दूरी पे बैठा था वो ज़मीन से 5 फुट ऊंचा था, मेरे कद से भी ऊंचा होकर बैठा था। तो मैं हैरान हो गया, ज़िंदगी में पहला ऐसा सांप देखा था तो जो इतना ऊंचा ज़मीन से उठ के कुंडली मार के बैठा था, 5 फुट ऊंचा। और जिस बात ने दहशतनाक किया था वो था उसका वजूद। वो इतना मोटा था, इतना मोटा कि मैंने ज़िंदगी में इतना मोटा सांप नहीं देखा था। वो कहते हैं जो घुटने का ऊपर वाला हिस्सा होता है तकरीबन इतना मोटा, यानी कोई 5-6 इंच मोटा। मेरे वजूद को कर लें, वो कहते हैं जो मेरे जितना मेरा वजूद है, मेरे वजूद से आधा वजूद कर लें तो तकरीबन इतना मोटा था। यानी एक जो इंसान का पाँव होता है उससे डबल मोटा कर लें, पाँव से डबल मोटा। और ना सिर्फ पाँव से वो डबल मोटा था बल्कि वो ज़मीन से 5 फुट ऊंचा बैठा था और मेरा और उसका फासला सिर्फ 3 फुट का था। अगर वो आगे हो के मुझे डसता तो वो इतना ऊंचा बैठा था कि सीधा मेरे सीने तक पहुंचता और मुझे डस लेता, मैं मर जाता। और जैसे ही उस सांप को देखा है, मैंने 2 से 3 सेकंड पीछे मुड़ के देखा है,
और जब ये एहसास हो गया कि वो मेरे इतने करीब है कि मुझसे डस सकता है, मुझसे ऊपर ऊंचा होके बैठा है और इतना मोटा है कि इतना मोटा सांप, काला स्याह सांप मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और उसकी आंखें ऐसे थीं जैसे बंटे होते हैं, जैसे लेमन होते हैं, ऐसी लाल सुर्ख उसकी बंटों की तरह बड़ी बड़ी आंखें थीं जो बाहर निकली हुई थी। सांप की छोटी छोटी आंखें होती हैं जो अंदर की तरफ होती है, बंटों की तरह, जिस तरह लीमू होता है, लीमू की तरह, लेमन की तरह बड़ी बड़ी आंखें और बाहर की तरफ निकली हुई लाल आंखें। ये कैसी सांप की आंखें थी, मैंने आज से पहले किसी सांप की ऐसी आंखें नहीं देखी थी। और ये सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए मैंने मंजर देखा उन लाल सुर्ख आंखों को जो बाहर निकली थी, बड़ी बड़ी आंखें, इतना मोटा सांप और इतना ऊंचा होके बैठा हुआ कि मेरे जो हवास गुम से हो गए थे एकदम से बहाल हुए और मैंने चीख मार के छलांग मारी और अकरम के करीब जाके गिरा। और तभी उस मंजर को भी मैंने देख लिया जो मैं आज तक नहीं भूल सका। वो जो सांप मैंने कुछ देर पहले देखा था, जो मेरे पीछे 5 फुट ऊंचा बैठा था, मेरे कद से भी ऊंचा बैठा था, जो बहुत मोटा था, तभी उसको छलांग मार के जब मैं दूर गिरा तब मैंने देखा पीछे वो कितना लंबा है। तो वो पीछे 15-16 फुट दूर जहां तक झाड़ी थी उसका वजूद मैंने देखा पीछे जाता जा रहा है। मतलब उसका वजूद उस झाड़ी तक जा रहा था, उसकी दुम या अभी और भी लंबा था, वो हिस्सा उसकी झाड़ियों में था। यानी आप अंदाज़ा लगाइए 15 फुट 5 फुट वो ऊंचा उठ के बैठा था और उसके बाद 15-16 फुट दूर तक उसका वजूद चला गया था। उसका वजूद उन झाड़ियों से, जो हमसे 15-16 फुट दूर झाड़ियाँ थीं नीचे की तरफ, वो उन झाड़ियों के अंदर उसका वजूद जा रहा था। और उस झाड़ियों में भी उसका कितना वजूद था मैं नहीं जानता, क्योंकि कहते हैं मैंने उसकी दुम नहीं देखी, पूंछ नहीं देखी उसकी, वो इतना लंबा था। 15-16 फुट वो झाड़ियों तक गया हुआ था, 5 फुट ऊंचा उठ के बैठा था, 20 फुट तो ये हो गया, आगे पता नहीं कितना था। और उसी लम्हे हम दोनों उठे हैं और चीखें मारते हुए भागना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बात मैं समझ गया था, ये सांप नहीं है, मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा सांप नहीं देखा। और एक और चीज़ जो उसकी मैंने देखी थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने देखी है या वहम है मेरी आंखों का, भागते भागते गिरते पड़ते हम दोनों दोस्त जैसे कैसे उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आबादी थी, जहाँ पे घर थे। सांस बहाल किया, एक जगह से पानी की बोतल ली, पानी पिया और पानी पीने के बाद जब होश बहाल हो गए तो मैंने अकरम से सवाल किया, वही बात जो मुझे खटक रही थी कि अकरम ने भी देखा है या सिर्फ मेरी आंखों ने देखा है। मैंने अकरम से पूछा, तूने उस सांप को देखा था? वो बोला हाँ। मैंने कहा क्या चीज़ देखी उसकी? अकरम बोला उसकी वो दाढ़ी, वहाँ दाढ़ी वाली जगह पे उसके बाल थे जैसे दाढ़ी होती है, और उसकी आंखों पे भी बाल थे। और यही बात मुझे भी चौंकी थी। मैंने भी वो जो बड़ी बड़ी बंटे की तरह उसकी लाल सुर्ख आंखें थीं, जो लीमों की तरह बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई आंखें, उन आंखों के ऊपर बाल थे बाकायदा, और नीचे उसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी जैसे दाढ़ी के बाल होते हैं ऐसे बाकायदा, घने नहीं, कम कम होते हैं, इस तरह दाढ़ी के बाल थे उसके। और मेरे दोस्त अकरम ने भी उसकी वो दाढ़ी देखी थी और आंखों के बाल उसने देखे थे। और मेरा दोस्त बोला वो सांप नहीं था। मैंने उसे कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, उसकी दाढ़ी, आंखों पे बाल, और जितना ऊंचा वो बैठा था और जितना दूर तक गया था मैंने वो भी देखा था, वो 15-16 फुट दूर झाड़ियों तक जा रहा था, वो सांप नहीं था। और अकरम बोला वो तुम्हारी कहानी सुन रहा था। तब मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस अंदाज में वो बैठा था वो चाहता तो कब का मुझे डस चुका होता। इतना बड़ा सांप कब के आके बैठा था हमें नहीं पता। वो सांप का रूप धार के, इतना बड़े सांप का रूप धार के, दाढ़ी वाले, आंखों पे बालों वाले सांप का रूप धार के वो बैठा हमारी कहानी सुन रहा था। वो कितनी देर से वहाँ मौजूद था, हम कहानी में ऐसे गर्क थे, मैं सुनाने में, वो सुनने में इतना महव था कि मैं अंदाज़ा ही नहीं हो चुका कि वो पीछे हमारी बैठा कहानी सुन रहा है। वो वहाँ से जा चुका था। जब हम भागते हुए जा रहे थे मैंने मुड़ के उसको देखा था खौफ के आलम में। मैं डरता नहीं हूँ, पहले भी वो कहते हैं कहानी के शुरू में मदरसा मैंने आपको बताया मैं बहुत कम डरता हूँ,
डर हर इंसान के होता है, लेकिन मैं कम डरता हूं। मैंने फिर भी उसको मुड़ के देखा तो वो वहां से जा चुका था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या मैं कभी नहीं भूल सकता कि क्या हादसा हुआ था, और उस हादसे के बाद वो सांप का रूप धार के मेरी कहानी सुन रहा था। वक्त गुजरता रहा। 2017 में हमारी नानी का जो गांव था वहाँ हम लोग शिफ्ट हो गए, किराए का घर लिया। मेरे वाले साहब जो काम करते थे एग्रीकल्चर का, वही काम जाके मैंने वहाँ पे शुरू कर लिया। वहाँ पे मैंने एक वेयर हाउस बनाया, वहाँ पे मैं पैकिंग करता था, वहाँ पे मैं काम करता था। तो वहीं पे ही एक बात जो हैरान कुन थी, जैसे ही रात के 12 बजते थे तो वो कुत्ते जो इर्द गिर्द मौजूद थे शदीद भौंकते रहते थे। वहाँ पे घर इस तरह बने हुए थे कि एक घर बना हुआ है, उसके साथ कोई 50, 60, 100, 150 दरख्त बने हुए हैं काफ़ी, फिर आगे खेत हैं, ज़मीनें हैं, फिर उन दरख्तों के बाद फिर आगे जाके 100, 150 दरख्तों के बाद एक घर है, फिर उसके आगे इस तरह 100, 150 दरख्त हैं, काफ़ी इस तरह दरख्त हैं, फिर उनके आगे घर है। काफ़ी फासले फासले पे उस जगह पे घर बने हुए थे, इकट्ठे घर नहीं थे। तो दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की जो आवाज़ आती, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते थे वो कुत्ते भौंकने की बजाय रोना शुरू कर देते थे। जिस तरह एक लोमड़ी की आवाज़ आती है अजीब सी, ऐसे कुत्ता भी भौंकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा सुना है कुत्ते को इस तरह भौंकते हुए। बहुत सारे लोगों में से आपने भी सुना होगा कुत्ते को भौंकते हुए, नहीं सॉरी, रोते हुए। वो भौंक नहीं रहा होता, वफ 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 नहीं, एक अजीब सी इस तरह की आवाज़ निकालता है, रोने वाली आवाज़, जिससे क्लियर पता लग जाता है कि कुत्ता रो रहा है, डरा हुआ है। तो याद रखिए, जिस वक्त भी कुत्ता डरा हुआ हो, रो रहा हो, तो उस वक्त जिन्नात को देख रहा होता है। तो गांव के कुत्ते रात के 12 जैसे ही बजते बाकायदा रोना शुरू कर देते, और ये हमें हैरत होती कि यार ये रोते क्यों हैं। वक्त गुजरता रहा, वहाँ पे हम रहते रहे, वो रोने का सिलसिला जारी रहा कि मेरा कज़न वहीं पे एक कुत्ता लेके आया घर के लिए। पालतू कुत्ता था, मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमने उसको घर में रख लिया। लेकिन जैसे ही रात के 12 होते थे वो कुत्ता भी उसी तरह रोना शुरू कर देता। क्या वजह थी कि वो भी रोता था, बाकी कुत्ते भी रोते थे? ये इस गांव का कुत्ता तो नहीं था कि उसकी आदत बनी हुई थी रोना और वो रोना शुरू कर देता था। ये तो कहीं और से हम लेके आए थे, इसको तो नहीं पता था किसी बात का। लेकिन जब ये भी रोना शुरू हो गया तो हम चौंक गए कि यार ये तो दूर से आया हुआ कुत्ता है, कभी ये रोया नहीं होगा, यहां रोता क्यों है। कि एक रात ये 12 बजे का टाइम था, मैंने ऑर्डर डिलीवर करना था, सो मुझे पैकिंग करनी थी। तो मैं वेयर हाउस में पैकिंग कर रहा था कि मेरे कुत्ते ने पूरे, मुझे नहीं पता था कि 12 हो चुके हैं, भौंकने की बजाय रोना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले तक वो भौंक रहा था नॉर्मल, लेकिन जैसे ही उसने रोना शुरू किया तो मेरे जिस्म के रोंगटे बाकायदा खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अजीब सा है। मैं वेयर हाउस से बाहर निकला। मेरे वेयर हाउस के अंदर लाइट चल रही थी, रोशनी थी, लेकिन वेयर हाउस से बाहर अंधेरा था, क्योंकि ओपन एयर था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने कुत्ते को जो देखा, कुत्ता ज़मीन पे इस अंदाज में खड़ा नहीं बैठा था कि उसकी गले में जो चेन होती है वो उसका चेन वाला हिस्सा, गले वाला हिस्सा ज़मीन पे उसने टच किया हुआ था। यानी कि कुत्ता अगर बैठ जाए और अपने मुंह को, आगे वाले हिस्से को ज़मीन पे टच कर ले तो उसने ज़मीन पे टच किया हुआ था और उसका मुंह ऊपर की तरफ देख रहा था। कुत्ता या बिल्ली को अक्सर आपने देखा होगा ना, बिल्ली जब हमला करने लगती है ना तो ऐसे बैठ सी जाती है। या शेर को आप देखें जब शिकार के लिए होता है तो बैठ सा जाता है, ऐसे छुप के दबक के बैठा होता है, उसके बाद शिकार करता है। ऐसे बिल्ली भी करती है, अपने शिकार करने के लिए दबक के बैठ जाती है, अपने मुंह को नीचे रख लेती है और उसके बाद छलांग लगाती है। कुत्ता ऐसे दबक के नहीं बैठता। कुत्ता उस वक्त दबक के बैठेगा जब वो खौफजदा होगा। तो मैंने अपने कुत्ते को देखा, उसका मुंह बिल्कुल ज़मीन पर लगा, वो दबक के ऐसे बैठा हुआ है और उसने मुंह ऊपर की तरफ देखता है और रोना शुरू कर देता है। ऊपर की तरफ कहां? आसमान की तरफ नहीं, ऊपर उस रास्ते की तरफ जो सामने का है। बिल्कुल मुंह उसने दबक के नीचे छुपाया हुआ है और रास्ते की तरफ देखता है, रोता है, रो के फिर मुंह नीचे कर लेता है। फिर जैसे देखता है मुंह उस तरफ करता है, रोना शुरू कर देता है। मैं भी चौंक गया। मैंने अपने कुत्ते को इस तरह दबके हुए बैठे हुए देखा और सामने की तरफ देख के रोते हुए देखा तो मैं समझ गया कि जो कुछ भी है यहां पे है, इसी जगह पे है जहां ये देख रहा है।
मेरे अंदर डर नहीं था। मैं फौरन वहां से चलता हुआ उसी जगह पे पहुंच गया जहां देख के वो रो रहा था। ये वही सिमत बनती थी जहां पे अब मैं खड़ा था, इसी जगह पे देख देख के वो रो रहा था और मैं वहां पहुंचा और मैं मुखातिब हुआ उस ना नजर आने वाली मखलूक से जो वहां से यकीनन गुजर रही थी। रात सारी कुत्ते रोते नहीं थे, कुछ देर के लिए रोते थे। यकीनन कोई मखलूक वहां से गुजरती थी तभी वो रोता था। तभी मैंने सुना कुत्ता अब भी रो रहा है। तो मैं उस जगह पे पहुंच गया और मैं मुखातिब हुआ, तुम जो कोई भी हो यहां से क्यों गुजरते हो? तुम्हारी वजह से जानवर डर जाते हैं। मेरा कुत्ता भी डरा हुआ है, तुम्हें देख के डरा हुआ है। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे यही कहने आया हूं, यहां से मत गुजरा करो। गुजरने के लिए कई रास्ते हैं, कहीं से भी गुजरा करो, यहां से आइंदा मत गुजरना। ना हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है, ना तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी होनी चाहिए। हमारी आपस में कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और तुम्हारे इस तरह गुजरने से हमारे कामों के अंदर मुदाखलत होती है, हमारे जानवर डरते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहां से मत गुजरा करें। वो कहते हैं मैं उस दौर में भी राज प्रोग्राम देखता था, मेरे अंदर काफ़ी बहादुरी आ गई थी, क्योंकि राज प्रोग्राम तो मैंने 2008 में शुरू किया था और ये 2017 का वाक़या है। तो कहते मैंने उनको कहा कि नहीं, मत गुजरा करो। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, एक हफ्ता तक मेरा कुत्ता बिल्कुल नहीं रोया। मैंने जब उस रात खड़े होकर ये बात की, उसके बाद खुदा जाने क्या हुआ, मेरा कुत्ता नहीं रोया। और इर्द गिर्द के कुत्तों की अभी आवाज़ें आती थी कभी कभी, लेकिन मेरा कुत्ता नहीं रोया। लेकिन एक हफ्ते बाद रात को सोते हुए मेरे साथ ऐसा हो गया जिसका मैंने नहीं सोचा था। अपने रूटीन के काम काज करके मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सो गया। ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक सफ़ेद कलर की औरत, जिसका मैं वजूद को देख पा रहा हूं, उसके पाँव के टांगों को, नीचे वाले धड़ को मैं नहीं देख पा रहा। वो मेरी तरफ कमर करके बैठी है, वो मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ के बैठी है। उसका मुंह दूसरी तरफ है, लेकिन उसका सफ़ेद सा वजूद है, जैसे धुआं सा होता है, जैसे शैडो होता है, काला साया होता है, ऐसे सफ़ेद शैडो की तरह था। वो मेरे वजूद पे बैठी थी, लेकिन उसका वजूद का वज़न इतना ज़्यादा था कि मेरे सांस बंद होती हुई महसूस हुई। मेरी टांगें, जैसे उन्होंने कहा, आप स्टोरी में सुनाते हैं कि टांगें साकित हो गई, मेरी टांगें ऐसी साकित हो गई थी, मेरे बाजू साकित हो गए थे। मैं वजूद को हिला तक नहीं पा रहा था और मेरे ऊपर वो चढ़ के बैठी हुई थी। मैं हरकत नहीं कर पा रहा था और मुझे लग रहा था वो इस तरह बैठी रही तो मेरा सांस बंद हो जाएगा। जोर लगाते लगाते, मैंने झटका लेते लेते, एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। और मेरे मुंह से जैसे ही आयतल कुर्सी स्टार्ट हुई तो वो औरत वहां से उठ गई और मेरा वजूद हिल पाया और उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था और मेरे वजूद को अब भी एहसास हो रहा था। मेरे वजूद पे बहुत भारी भरकम वजन था। अब मेरा वजूद हल्का हुआ है। मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई सांस नहीं ले पा रहा था, अब मैं सांस ले पा रहा हूं। तो फिर तो क्या ये ख्वाब था? लेकिन मैंने तो यही देखा था कि मैं सोया हुआ हूं, मेरी आंख खुली है और मैंने ये देखा है। तो ये ख्वाब में देख रहा था। मैं उलझन का शिकार हो गया। ये ख्वाब है या हकीकत? लेकिन मैं नहीं जानता था ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। क्योंकि अब अक्सर ऐसा होता, नींद की सी ही हालत होती, मेरी नींद की सी ही कैफियत होती कि नींद में मैं अब एक की बजाय दो औरतों को देखता। एक औरत मेरे पांव वाली साइड पे खड़ी हो जाती, उसके भी मैं वजूद के नीचे वाले हिस्से को नहीं देख सकता था, पेट और ऊपर धड़ सारा मैं देख सकता था। वो एक औरत होती थी बगैर लिबास के, लेकिन उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे होते थे और वो गड्ढे वाला हिस्सा उसका मेरी तरफ होता था। आंखें ना होने के बावजूद अंदर गड्ढे थे, फिर भी नजर आता था वो मुझे तक रही है, मेरी तरफ घूर रही है। उसका चेहरा बहुत भयानक होता था। वजूद नहीं था, एक सफ़ेद साया सा था, लेकिन उस साये ने क्लियर एक वजूद बना लिया था, औरत का वजूद, जिसमें उसके तमाम ऊपर के आज़ा क्लियर मुझे नज़र आते थे। उसके बाजू थे, उसका सीना था, उसका मुंह था, लेकिन वो बहुत भयानक खौफनाक थी।
और जो दूसरी को मैं देखता, दूसरी कमर करके मेरे वजूद पे आके बैठ जाती। अब मैं ख्वाब में ही देखता था, एक को सामने और एक को अपने वजूद पे बैठे के देख। मुझे नहीं पता मेरे वजूद पे जो चढ़ के बैठी है वो भी बिल्कुल सेम उस तरह की हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था इसलिए मुझे इतना पता था कि कोई कमर करके मेरे वजूद पे बैठती है। और एक दफा इसी ख्वाब को, जिसको डरता रहा मैं, खौफजदा होता रहा, कैसा ख्वाब है, कैसी उलझन है, वहीं पे मैंने खुली आंखों से भी देखा कि उस रात मेरी आंख खुल गई थी। जब मैं ख्वाब देखता वो ये देखता था कि ख्वाब में मैं देखता मेरी आंख खुल गई है, मैं जाग गया हूँ और मेरे वजूद पे एक वज़न है, एक औरत बैठी हुई है और मैं उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस्म मेरा साकित है और जब मैं पढ़ता हूँ तो वो गायब हो जाती है और उसके बाद फिर मेरी आंख खुल जाती है। लेकिन आज मेरी आंख खुल गई थी, रात का ही पहर था, मेरी आंख खुल गई थी। और ख्वाब में भी ऐसा ही होता था, मेरी आंख खुल जाती थी और मैं सब देखता था। लेकिन आज हकीकत में आंख खुल गई थी और जब मेरी आंख खुल गई तो मैं सोच रहा था क्या फिर से वही ख्वाब है जिसमें मेरी आंख खुल जाती है, या आज मैं हकीकत में जाग गया हूँ। अपने आप को ये यकीन दिलाने के लिए कुछ देर लगी मुझे कि ये यकीन आ गया, आज ख्वाब में नहीं जागा हूँ, आज हकीकत में जागा हुआ हूँ। इर्द गिर्द के मंजर को देखा, चारपाई को देखा, सारे इधर उधर को देख के अंदाज़ा हुआ ये नींद किसी कैफियत नहीं है, ये जागना हकीकत का जागना है। और आज मेरे सामने कोई कमर करके पाँव की तरफ मौजूद थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे सीने पर चढ़कर बैठी होती थी। और जैसे ही मैंने उसे देखा वो बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है। आज मैं नींद में नहीं हूँ, नींद में नहीं आंख खुली है, हकीकत में आंख खुली है और सामने उसी तरह का ही साया जो मेरे वजूद पे बैठता है, एक औरत का जिसकी कमर मैं देख सकता हूँ, वो सामने मौजूद है। तो मैंने अपनी टांगें थोड़ी सी जो फोल्ड की हुई थी, अगर मैं उनको सीधा करता वहीं लेटे लेटे, मैंने घुटने ऊपर किए हुए थे, टांगें फोल्ड की हुई थी, अगर मैं टांगें सीधा करता तो वो इतनी करीब थी कि मेरी टांगें उसको लग जाती। हाँ, मेरे अंदर खौफ था, दिल की धड़कन तेज थी, फिर भी मैंने अपनी टांगें आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सीधी की। अभी मेरी टांगें पूरी सीधी नहीं हुई थी, अभी भी थोड़ी सी बेंड थी कि मेरे पाँव उसके वजूद को जाकर टच हो गए, उस धुआंनुमा औरत के वजूद को जो मेरी तरफ कमर करके बैठी थी। और जैसे ही उसके वजूद को मेरे पाँव टच हुए और मैंने उसको टच होते हुए पाँव को महसूस किया तो ऐसा लगा मेरे पाँव बाकायदा किसी चट्टान को जाके लग गए हों। सख्त चट्टान होती है, जैसे पहाड़ों के करीब आप जाए ना, सख्त चट्टान होती है पहाड़, उसको आप हाथ टच करें तो महसूस होता है सख्त पत्थर है, कोई सख्त चट्टान है। मेरे पाँव को ऐसा लम्स महसूस हुआ जैसे सख्त चट्टान को मेरे पाँव ने छू लिया हो। और जब मैंने ज़ोर लगा के उसको धक्का देने की कोशिश की कि अपने पाँव से जो अभी भी बेंड है ज़रा और ज़ोर लगाऊंगा तो ये आगे चली जाएगी, तो जब मैंने ज़ोर लगाया तो महसूस हुआ पाँव जिस चट्टान को टच हुए हैं वो भारी भरकम भी इतनी है कि चट्टान से ज़्यादा भारी मैं उसको हिला तक भी नहीं पाया, धक्का देना तो दूर की बात। मैंने पूरा जोर लगा लिया, जिंदगी में शायद इतना जोर नहीं लगाया था कि इसको धक्का दूं या आगे हो जाए, लेकिन मैं पाँव के टस से मस नहीं हुए, मेरे पाँव उसी जगह पे मौजूद रहे। वो एक भारी भरकम, जिस तरह चट्टान का वजन होता है उतनी वजनी थी कि हिली तक नहीं वहां से। और तभी उसी लम्हे जब मैं जोर लगा रहा था, लाल सुर्ख हो रहा था, पाँव उसको जोर लगाने में मसरूफ थे, एक हाथ जिसकी उंगलियां थीं बाकायदा, वो हाथ मेरे पीछे की तरफ से मेरे बालों में आया। इस तरह हाथ मेरे बालों में टच किया गया जैसे कोई बालों को सहलाता है कि बस कर दे, अब तो धक्का ना लगा, बस छोड़ दे इसको। और जैसे ही वो लम्स मैंने अपने बालों पे महसूस किया तभी एहसास हुआ वो हाथ इतना ठंडा यख है, इतना ठंडा यख है, वो उंगलियां जैसे बर्फ की बनी हों, शायद बर्फ से भी ज्यादा ठंडक थी उन उंगलियों में। इतनी ज्यादा ठंडक, मैंने बर्फ को भी जिंदगी में कई दफा छुआ है, बर्फ के बुलाग पे भी हाथ रखा है, लेकिन वो जो ठंडक थी इतनी ज्यादा उन उंगलियों से, उस हाथ से जो मेरे सर पे फेरा गया था, इतनी ज्यादा ठंडक थी कि मैंने इतनी ज्यादा हाथ के अंदर ठंडक नहीं देखी। वो हाथ इतना ठंडा था, मेरी
सर में जैसे उस हाथ को फेरा गया तो कलेयर में लम्स महसूस कर सकता था कि वो उंगलियों का लम्स है, ठंडी यख हैं, लेकिन वही उसी अंदाज में जैसे ही किसी के सर में आप हाथ फेरें या उंगलियां फेरें, पता लग जाता है कोई हाथ फेरा आपके सर में। जैसे ही मेरे सर में हाथ फेरा गया, मैं फ़ौरन समझ गया कि मेरे हाथ में कोई, मेरे सर पे कोई हाथ फेर रहा है, लेकिन साथ ही एहसास हुआ ठंडा यख हाथ। और उसी लम्हे मुझे अंदाज़ा हो गया सामने जो कमर करके बैठी होती है वो चट्टान की तरह भारी भरकम है, और जिसकी मैं आंखों में गड्ढे देखता था, यकीनन वो अपने हाथ से मेरे सर को, मेरी बालों को छू रही थी, बता के कि मैं तेरे पीछे हूँ। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं हुई कि मैं मुड़ के देख सकूँ। मैंने फ़ौरन वहीं पे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की उसी लम्हे वो हाथ हट गया और मेरे पाँव जिस चट्टान को छू रहे थे, मेरे पाँव एकदम से सीधे हो गए, क्योंकि वो अपनी जगह से हट गई थी। और हटते ही जो मैं धक्का लगा रहा था, मेरे पाँव बिल्कुल सीधे हो गए। अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन आज यकीन आ गया, जो ख्वाब देखता आ रहा हूँ वो ख्वाब नहीं था, हकीकत में वो दोनों मेरे पास आती थी। और उसके बाद फिर एक रात ऐसा हुआ, काफ़ी अरसे तक फिर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उस रात वो आखिरी दफ़ा क्लियर ख्वाब की जगह हकीकत में मेरे सामने आई थी। लेकिन जब उस रात मैंने पढ़ाई की और काफ़ी रात पढ़ता रहा, मैं डर गया, क्योंकि आज मुझे यकीन हो गया था ये ख्वाब नहीं मैं देखता, हकीकत होती है। तो फिर मैं पढ़ता रहा, कई घंटे पढ़ पढ़ के अपने ऊपर फूंक पड़ता रहा, और मैं नॉर्मल हो गया। और उसके काफ़ी अरसे तक तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक रात डिलीवरी देने के लिए, गाँव होते थे, जंगल हैं, मतलब वीरानी थी, आबादी तो थे ही नहीं। रात के टाइम मुझे 8-9 बजे का टाइम होगा कि डिलीवरी देने के लिए जाना पड़ गया। और जब मैं डिलीवरी देने के लिए रास्ते से जा रहा था तो मेरी गाड़ी के इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बाकायदा जिस तरह आग लग जाती है। तो मैंने कज़न को फ़ोन किया कि यार गाड़ी लेके पहुंच, फ़ौरन जल्दी आ, गाड़ी को आग लग गई है। मतलब उस तरीके आग नहीं लगी, इंजन में आग लगी थी लेकिन बुझ गई, पानी शानी डाल दिया, हीटअप हो गई है गाड़ी, आग लगी थी, मैंने बचा लिया, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी हीटअप है। तो उसने कहा चल ठीक है यार, मैं गाड़ी और पानी लेके आ रहा हूँ, टो चैन करके इसको ले चलते हैं, क्योंकि अब इसको चलाया नहीं जा सकता था, जंगल था, डिलीवरी भी देनी थी, और ऊपर से जिस तरह इंजन गाड़ी का मैंने बोनट खोला था, आग की तरह शोला निकला, उसको मैंने बुझा तो दिया, बुझ भी गई, गाड़ी को आग भी नहीं लगी, लेकिन गाड़ी का इंजन बहुत शदीद वो था। तो मैं वहीं पर कज़न के इंतज़ार में खड़ा हो गया। मुझे खड़े हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे लगा कोई मेरे राइट साइड पे आके खड़ा हो गया है। बल्कि ये लाइन मैं भूल गया, उनकी माजरत खाऊं, वो जो हाथ बाकायदा उनको पीछे महसूस हुआ था, उस वक्त वो कहते हैं मुझे क्लियर ये भी महसूस हुआ था कोई पीछे आके बैठा है। वो सिर्फ हाथ नहीं, जब वो धक्का दे रहे थे उस औरत को जो चट्टान की तरह थी, पीछे क्लियर महसूस हुआ कोई आके बैठा है, चारपाई पे, बिस्तर पे बैठा है। बैठने की एक महसूस होता है, वज़न पड़ता है, वैसे कोई आके बैठा है। और बैठने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ फेरना शुरू किया था, जो उसकी उंगलियां बर्फ़ की तरह थी। बैठना लफ्ज़ में भूल गया था। तो कहते हैं मैं जब उधर कज़न का खड़ा इंतज़ार कर रहा था तो मेरे राइट साइड पे कोई आकर खड़ा हो गया। मैं गाड़ी की तरफ मुतवज्जो था और गाड़ी को सोचे जा रहा था यार क्या होगा, ये होगा, वो होगा, और एकदम मुझे एहसास हुआ कोई पास खड़ा है। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो बिल्कुल मेरे कोई पास खड़ा था, क्लियर उसको मैंने देखा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इतना ही मुझे कहा मेरे पास कोई खड़ा था। उसके आगे वो एकदम से चुप कर गए हैं, शायद बताना नहीं चाह रहे थे या डर गए या क्या हुआ। अबरार ने यहाँ तक बस इतना कहा कि सर मैंने देखा मेरे पास कोई खड़ा था। एकदम से वो जिस तरह चुप हुए ना, मुझे लगा शायद वो इस बात को नहीं शेयर करना चाह रहे या पता नहीं क्या बात है। अबरार भाई आप सुन रहे होंगे इस कहानी को, क्योंकि आप सुनते हैं, कहानी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है आपका। बल्कि मैं एक लाइन भी सुनाता हूँ जो आपने कहानी के हवाले से कही है, वो मैं अभी सुनाता हूँ। बल्कि मैं एक लाइन सुनाता हूँ, फिर मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी आपकी। ये लाइन सर बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि आपकी स्टोरियों ने मेरा बहुत सा ऐसा वक्त निकाला है। जो आदमी तन्हा भी रहता है और गैर मुल्क में रहता है, जहाँ ना कोई अपना रहता है, तो आपकी स्टोरी अपनी सी लगी सर। आप अपने हैं सर। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच सर। आपकी स्टोरी अपनी सी लगी, आप अपने हैं सर। मैं लव यू कहूँगा और हाथ जोड़ के कहूँगा लव यू सो मच प्यारे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है जब आप लोग कहते हैं ना आप अपने हैं। मैं लव यू कहता भी इसलिए हूँ कि आपसे प्यार है, आप सबसे, इसलिए तो आप लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, आप भी मेरे अपने। तो ये कहानी
बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को इसने बदला है और सुकून देती है। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए मैं बार बार कहता होता हूँ उनको नींद आ जाएगी, कहानी सुना करें। तो अबरार भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं, हमने वहाँ तक कहा कि मेरे पास कोई खड़ा था, अगर उसको आप डिटेल से बताना चाहिए या ज़िंदगी में कोई और भी वाक़यात हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने रिकॉर्ड की थी तो आपका एक मैसेज आया कि आपकी कहानी मेरे पास ओपन नहीं हो रही, इसको दोबारा सेंड करें। तो कहते हैं ये कहानी मैंने बहुत पहले भेजी थी, वो फिर डिलीट होगी मुझसे, तो उसको जब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा था जिस वक्त, काफ़ी अर्सा मेरी ज़िंदगी में कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मैं नॉर्मल हूँ, दमाम में मैं फिरता हूँ, जॉब करें वहाँ पे आता हूँ जाता हूँ, इधर उधर कोई मसला नहीं, गाड़ियाँ रेगिस्तान में फिरती हैं, जंगलों में फिरती हैं, वीराने में फिरती हैं, मतलब जंगल तो वहाँ नहीं है, वीराने हैं, वहाँ कभी डर नहीं लगा। लेकिन जिस दिन मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए वॉइस मैसेज कि आपको कहानी भेज सकूं, उस दिन मैंने रिकॉर्ड करते अपने कमरों में ऐसी आवाज़ें सुनी है जैसे बच्चे खेल रहे हों, शरारतें कर रहे हों, एक अजीब सी आवाज़ें थी। उस दिन भी मुझे एहसास हुआ है कि कहानी सुनाते हुए, जब मैं आपको कहानी सुना रहा था, जैसे किसी ने एहसास दिलाया हो कि वो कमरे में मौजूद है और उनकी एक आवाज़ें थी अजीब सी जो क्लियर, क्योंकि मैं कहते हैं अकेला रहता हूँ, वो आपने सुन भी लिया कि जो अकेला रहता हो, परदेश में रहता हो, वहाँ पे उसको अपनों की ज़रूरत होती है। तो कहानी अपनी है और आप अपने हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं कहानी रिकॉर्ड करते हुए भी किसने अपना आप महसूस कराया कि कोई कमरे में मौजूद है, और मैंने उनको क्लियर महसूस किया कि आज किसने एहसास दिलाया। शायद वो उस वक्त एहसास दिलाने का मकसद ये था कि हम भी कहानी को सुन रहे हैं। उससे पहले कभी उन्होंने एहसास नहीं दिलाया, वो खुद कहानी सुनते थे, लेकिन जब वो अपनी कहानी सुना रहे थे, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करा रहे थे, तो शायद जो कहानियाँ सुनते थे उस दिन उन्होंने भी एहसास दिलाने का मकसद ये था कि मज़हर मलिक को बता देना हम भी तुम्हारी कहानी सुनते हैं। आज अपनी मौजूदगी का एहसास इसलिए दिला रहे हैं कि हाँ, हम भी तुम्हारी कहानी सुनते हैं। तो ये बात सच है, मुझे खुद भी पता है। इस कमरे में मैं जहाँ कहीं बैठ के कहानी सुनाता हूँ, खुदा जानता है कि वहाँ पे भी ये बैठ के सुनते हैं, और कहानी जब ऑन एयर जाती है तो कई जगहों पे सुनते हैं। और एक बंदे का फीडबैक भी मुझे आया कि मेरे दोस्त बन के हैं। मैं कहानी सुनता था और मैं स्पीकर पे लगा के सुनता था, हेडफोन लगा के नहीं। वहाँ ये कहानी सुनते सुनते मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरी हेल्प करते हैं। मुझे नहीं पता था यहाँ पे हैं, लेकिन आप मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अगर उनकी इजाज़त होगी, वो भाई सुन रहे होंगे जो कहानी सुनते हैं, जिन्होंने आपने मुझे भेजा है, कस्में उठा उठा के भेजा है। अगर आपकी इजाज़त होगी मैं आपका वॉइस मैसेज सुना दूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे। जो आपने मुझे भेजा है कि ये कहानी आप मतलब स्पीकर ऑन करके सुनते थे और उस कहानी को सुनते सुनते वो आपके दोस्त बन गए हैं। वो कहानी बाकायदा सुनते हैं, आगे पीछे बिल्कुल महसूस नहीं कराते, जैसे ही कहानी सुनते हैं वो उनको महसूस कराते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदे भी दिए हैं। अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं ज़रूर आपका वॉइस मैसेज सुना दूंगा, लेकिन बगैर इजाज़त के मैं नहीं सुना सकता। इसलिए कहानी सुनने के बाद मुझे बता दीजिएगा कि मैं आपका वॉइस मैसेज सुनाऊँ या ना सुनाऊँ। बुरे जिन्नात नहीं आएंगे कि आपके पास, ये भी मैं आपको बता दूं, बुरे जिन्नात कभी कहानी नहीं सुनते हैं, वो शैतानियाँ करते हैं। जब भी कोई कहानी जिन्नात में से सुन रहा है तो याद रखिएगा ये अच्छे जिन्नात हैं, ये नेक जिन्नात हैं, ये फ़ायदा पहुंचाने वाले जिन्नात हैं, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, बल्कि नुकसानों से बचाने वाले जिन्नात हैं। जब भी कोई नुकसान आने वाला होगा, हादसा होने वाला होगा, ये जिन्नात आपको बचा लेंगे। ये वो जिन्नात हैं जो कहानी सुनते हैं। तो आपके साथ भी अगर किसी के साथ जिन्नात कहानी सुनते हैं तो यकीन मानिए ये आपको फ़ायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे और आने वाले हादसे से बचा लेंगे। ये थी आज की कहानी। आप लोग भी अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए। अबरार भाई आपकी कोई और भी वाक़यात हैं और भी कहानियाँ किसी दोस्त की है, ज़रूर सेंड कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, लेकिन लास्ट में स्टोरी ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि स्टोरी लिखना भूल जाए ना, आपने पहले भेज दी, मैंने सुना दी, लेकिन अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो शामिल नहीं हो सकेगी। मैं सिर्फ स्टोरी देखता हूँ मैसेज के अंदर, तभी उसको ओपन करता हूँ। तो आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी सेंड कीजिए। स्टोरी सेंड करने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923166555500। इस पे आप वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या उर्दू में कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या कहानी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए स्टोरी, STORY, लाजमी आखिर पे आप स्टोरी लिखेंगे। अगर स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।